देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है, साथ ही बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। कह रहा है ई से होकर एक रेखा एबी के समांतर खींची गई है जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो देखिएगा हम चित्र बना देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें देखिएगा ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एबी जो है वो बीसी के समांतर है। तो ये देखिएगा आपका ए बी सी डी ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया। यहां पर एक चीज ये स्पष्ट है कि एबी समांतर डीसी है, ये दिया हुआ है और ये चीज ये कह रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज का एक विकर्ण है बीडी। तो यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, बीडी को मिला देते हैं। ये कह रहा है बीडी एक विकर्ण है इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का और कह रहा है कि बिंदु ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। तो भुजा एडी ये है, इसका मध्य बिंदु ई है। आगे कह रहा है कि ई से होकर एक रेखा एबी के समांतर खींची गई है। तो यहां से देखिएगा एक रेखा खींची गई है जो एबी के समांतर है, एबी के समांतर है और ये कह रहा है कि ये बीसी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको ये दिखाना है कि बिंदु एफ जो होगा वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो देखिएगा इसमें क्या चीज दिया है, क्या सिद्ध करना है, इस चीज को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, प्रश्न से ही स्पष्ट होता है कि क्या चीज दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है। देख लीजिएगा, शो कर दे रहे हैं, वैसे सोच रहे थे कि इस चीज को आप खुद लिखे। दिया है में देखिएगा आपका ये चीज दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के, ये चीज दिया है, तथा बीडी विकर्ण है, ये भी दिया है और ईएफ समांतर है एबी के, ये भी दिया है, तथा बिंदु ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ये तो दिया है, ये दिया है। अब देखिएगा ये भी लिख देते हैं कि क्या चीज सिद्ध करना है। सिद्ध करने में देखिएगा आपको वही शो करना है कि एफ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। आपको शो करना है कि बिंदु एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, इस चीज को सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम सिद्ध कैसे करते हैं, उपपत्ति पर आते हैं। देखिएगा सर्वप्रथम इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं और आप भी क्योंकि इसमें दिया है तो इसको आप शो कर सकते हैं कि AB समांतर है BC के, दिया है, इसको आप चाहो तो समीकरण बना लो। दूसरा चीज AB समांतर है EF के, दिया है, ये भी दिया है, इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से ये आपका हो जाएगा डीसी समांतर ईएफ। किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं हुई ना? अब ये स्पष्ट हो गया कि एबी समांतर ईएफ और ईएफ समांतर डीसी। ठीक। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम इस चीज को मान लेते हैं कि यदि ईएफ बीडी को बिंदु यल पर प्रतिच्छेद करता है, ईएफ डीडी को बिंदु यल पर प्रतिच्छेद करता है, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में। अब इसमें देखिएगा, इसमें जब AB समांतर EF है, AB समांतर EF है और EF पर ही बिंदु यल है, तो AB समांतर EF होगा ना? तो इस चीज को लिख सकते हैं, चूंकि AB समांतर EF है, ये तो दिया है, ये दिया है, तो देखिएगा जब EF पर ही बिंदु यल है तो AB समांतर होगा EF। किसी भी प्रकार का कोई संदेह बेटा? अब देखिएगा मध्य बिंदु प्रमेय का जो कन्वर्ज है वो कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखिएगा इस चीज को आप लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु E भुजा AB का मध्य बिंदु है, अतः आप इस चीज को लिख सकते हैं, अतः बिंदु L भुजा DB का मध्य बिंदु होगा। और आगे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये कन्वर्ज है मिड पॉइंट थ्योरम का, मध्य बिंदु प्रमेय का कन्वर्ज है। इसको आप मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कह सकते हैं या मध्य बिंदु प्रमेय से ही आप इसको लिख सकते हैं। Any doubt बेटा? नो सर। Any doubt? नो सर। अब देखिएगा ये स्पष्ट हो गया कि बिंदु यल जो है वो बीडी का मध्य बिंदु है ना? अब आगे देखिएगा हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से देख लीजिएगा। अब हम त्रिभुज BCD की बात करते हैं। देखिएगा आप लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखिएगा चूंकि इस चीज को हमने यहां पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है, समीकरण आप इसको अगर चाहो तो 3 बना सकते हो, आप लिख सकते हो समीकरण 3 में हमने ये चीज रिप्रेजेंट कर दिया है कि DC समांतर है EF के। तो देखिएगा क्योंकि DC समांतर है EF के, आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 3 से। ठीक, जब DC समांतर है EF के और EF पर ही बिंदु यल है, EF पर ही बिंदु यल है, तो ये आपका DC समांतर होगा LF के, DC समांतर होगा LF के। आप ये चीज ये भी लिख सकते हैं तथा आप इस चीज को लिख सकते हैं कि बिंदु यल BD का मध्य बिंदु है। बिंदु चूंकि बिंदु यल
भुजा बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। समझ रहे हैं? जब यल एक भुजा का मध्य बिंदु है और यल एक समांतर दूसरी भुजा के हैं, तो यफ जो होगा वो तीसरी भुजा का क्या होगा? आता है यफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, और इसको आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु, यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना था, यही चीज आपको दिखाना था कि बिंदु एफ जो है वो बीसी का क्या है? मध्य बिंदु। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कोई समस्या है, निसंकोच आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। देख लीजिए, देखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि आपको ये दर्शाना है कि एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या चीज दिया, यह स्पष्ट हो गया है, दिया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, और भुजा एबी और सीडी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है। ये दिया है, ये चीज दिया है, और बीडी इसका एक विकर्ण है। तो आप अगर चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है। तो देखिएगा, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या चीज दिया है, क्या चीज सिद्ध करना है। ये भी स्पष्ट है कि 3 बराबर भागों में बांट रहा है, इस चीज को आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें उपपत्ति की, तो उपपत्ति में देखिएगा बेटा, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो स्पष्ट है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर होगा किसके? BC के। और एक चीज देखिएगा, AB पर ही बिंदु E है और DC पर ही बिंदु F है। और चूंकि ये चीज यहां और आप लिख सकते हैं, AB समांतर DC और AB बराबर DC है। तो देखिएगा, AB का मध्य बिंदु E है और DC का मध्य बिंदु F है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, AE समांतर होगा CF के, और AE बराबर होगा CF के। किसी भी प्रकार की समस्या, कोई डाउट? तो देखिएगा, जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया। तो जब ये आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया, आप लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समूह भुजाओं का एक युग्म क्या है? समांतर और बराबर है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका समूह भुजाओं का दूसरा युग्म भी समांतर और बराबर होगा, यानी कि AF समांतर होगा EC के।
होगा ना। या आप इसी चीज को देखिएगा, AF पर बिंदु P है और इसी पर बिंदु Q है, तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं PF समांतर होगा QC के, या आप कह सकते हैं AP समांतर होगा, AP समांतर होगा EQ के। कोई समस्या बेटा? इन दोनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज BAP में देखते हैं, BAP इस त्रिभुज में देखते हैं। चूंकि यहां पर देखिएगा हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, AP समांतर है EQ के, तो चूंकि AP समांतर है EQ के तथा बिंदु E भुजा AB का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु है। इस चीज को देखिएगा, मध्य बिंदु है। अतः ये देखिएगा, ये मध्य बिंदु है, तो Q भी क्या होगा? अतः Q भुजा BP का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। या आप कह सकते हैं PQ बराबर होगा BQ के। इसको आप समीकरण बना सकते हैं, इसको आप समीकरण। अब पुनः देखिएगा, हम त्रिभुज DCQ की बात करते हैं, त्रिभुज DCQ में। अब इसमें देखिएगा, चूंकि ये चीज मैंने रिप्रेजेंट किया है, PF समांतर है किसके? QC के। चूंकि PF समांतर है QC के, ये हमने ज्ञात किया है। ये क्या किया है? ज्ञात किया है। तो देखिएगा आगे, जब ये समांतर हो गया, और आप लिख सकते हैं, और बिंदु F भुजा DC का मध्य बिंदु है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः बिंदु P भुजा QD का मध्य बिंदु होगा, QD का मध्य बिंदु होगा। तो ये चीज आपका स्पष्ट हो गया कि ये मध्य बिंदु है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि DP बराबर QP होगा। और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर चूंकि PQ बराबर BQ और यहां पर DP बराबर QP या QP को आप PQ लिख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले समीकरण में आपने QP लिखा है। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना कर लीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जब आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, तो समीकरण 1 में PQ बराबर BQ, समीकरण 2 में DP बराबर PQ। तो यहाँ पर देखेगा PQ बराबर इसके और PQ बराबर इसके, तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ये आपको प्राप्त हो जाएगा DP बराबर PQ बराबर QB। और इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि विकर्ण BD जो है वो सम त्रिभाजित हो रहा है, यानी 3 बराबर भागों में बट रहा है।
और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई समस्या हो तो आप इस पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।